नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर आज पूरे प्रदेश में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। पुलिस लाइन में साहसिक खेलों का शानदार प्रदर्शन भी किया गया, जिसने सबका मन मोह लिया। सीएम धामी ने राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस जवानों, शिक्षकों और नागरिकों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि सभी के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने बेहतर पुलिसिंग और मजबूत कानून व्यवस्था के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड को विकास पथ पर अग्रसर बताया है। क्या संदेश? देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज, और मैं आप सबको आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने चुनौतियों के बारे में कहा, तो जो एक आने वाले वर्षों में हमारी जो क्षमताएं हमें और विकसित करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे एक अभियान की जो लगातार अनवरत चलती रहेंगी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई हो, साइबर अवेयरनेस और साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध कार्रवाई हो, और लगातार पुलिस की जो प्रशिक्षण क्षमता है, साइबर कमांडोज के रूप में आपदा प्रबंधन एक हमारे लिए निरंतर एक चुनौती रहता है, जिसमें हम और बेहतर आगे करने का संकल्प हम लोग ने लिया है। और अगर आप इमीडिएट अभी कुछ दिनों में अगले कुछ दिनों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, जो 9 नवंबर को एक बहुत विशेष अवसर जो राज्य स्थापना दिवस है उस पर वो हमारे बीच होंगे। तो उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां में पूरी कर ली गई हैं और हम लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, ये हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ अवसर है कि 25 सालों की यात्रा यहाँ पूरी हुई है और 25 सालों में राज्य में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई और इन 25 सालों के सफर से जो अनुभव मिले हैं, जो उपलब्धियां मिली हैं, उन सबसे आगे बढ़ते हुए हम अगले 25 सालों का रोड मैप बनाकर स्वर्णिम उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगे। हर एक उत्तराखंड वासी का इसमें योगदान है। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य के लिए सभी राज्य के आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों को भी नमन करता हूँ। और हम ये संकल्प लेते हैं इस अवसर पर कि हम उनके राज्य के अधिकारियों, आंदोलनकारियों, हमारे सैनिकों, उन सब स्वप्न के अनुसार उन्होंने जो स्वप्न देखे थे उस स्वप्न को साकार करते हुए एक स्वर्णिम उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में राज्य को अनेक विकास परियोजनाएं मिली, अनेक विकास के काम हुए। इसके साथ क्योंकि आज हमने देखा कि उत्तराखंड की जो रजत जयंती है उसके अंदर में क्या हमारी उपलब्धियां हैं। आज परेड ने एक चीज साबित की कि आज की जो परेड थी उसकी लीडरशिप हमारी महिला कर रही है। जो महिला सशक्तिकरण है उसका फल है कि आज इस स्थिति में है।
आज यहाँ पर युवाओं का, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था, योगदान था, जो उनके अंदर में उत्साह था, बिल्कुल अलग था। आज एक और बहुत स्पेशल बात हुई कि आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसको जब सुना तो एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसका एक अलग जज्बा है। आज की परेड बहुत ही सुंदर परेड थी और इसके अंदर में हर एक दस्ते ने एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का आज प्रदर्शन किया है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां अभी तक रही हैं, उनके बल पर आने वाले समय के अंदर में किस प्रकार उत्तराखंड को हम 2047 और जो 21वीं सदी के जो चैलेंजेस है उनको पूरा करने के लिए किस प्रकार से तैयार हैं। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हमारी उपलब्धियां रही हैं और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है, तो उससे हमने प्रण लिया है कि आने वाले समय के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, विकास को किस प्रकार लेके जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु का, शिव जी का, वाहिगुरु का जो आशीर्वाद, जो वरदान उत्तराखंड को है वो अपने आप से अलग है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर में जिस प्रकार से प्रगति की है वो अपने आप से बिल्कुल अलग है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर में, टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर में और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक अलग ही उपलब्धियां की हैं। आज के दिन हम सब के लिए संकल्प का दिन है कि आने वाले समय को किस प्रकार निर्माण करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र के अंदर में उत्कृष्टता और एक्सीलेंस से काम करती हैं और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे यूथ, जो उनका हौसला है, जो उनके कार्यशैली है और जिस प्रकार से कार्य करते हैं। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि हमने 25 साल का जो यात्रा पूरी की है और अगले आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा का एक संकल्प लिया है। मैं आप सबको, पूरे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना सुंदरता से उत्तराखंड की उपलब्धियां और जो हमारे संकल्प हैं इसमें जो आप प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे एक बात पक्का है, पूरा विश्वास है कि जो हमने संकल्प लिए हैं वो अवश्य ही। इधर रैतिक परेड समारोह के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने किस तरह की घोषणाएं की है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं और वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आपके सामने एक एक कर सारी घोषणाएं बताने की कोशिश करेंगे। साइबर अपराधों पर रोक के लिए बनेगा साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र। ड्रग्स की देवभूमि मिशन को मिलेगा नया विस्तार। राजकीय विद्यालयों में भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष बनेगा। इसके साथ फसलों की सुरक्षा को लेकर लाई जाएगी फॉर्म फेंसिंग पॉलिसी। प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए संवर्धन योजना शुरू की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हैं। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन स्किल और कोचिंग सुविधा। केदारखंड मंदिर माला मिशन से धार्मिक स्थलों का विकास होगा। इतना ही नहीं, आदर्श रुद्रप्रयाग मॉडल से जिले को नई पहचान दी जाएगी। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित होंगे धार्मिक क्षेत्र। हर जिला अस्पताल में डायबिटीज क्लिनिक होगी और बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग होगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका सीधा लाभ और सीधा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। जगह जगह स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रहा है और वे हर उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। सीएम ने बताया है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने पिछले वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनसे उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेश के लिए नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साबित होगा, क्योंकि वे हमेशा देवभूमि को विकास की ऊंचाइयों पर देखने की इच्छा रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव हर एक उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उनके आने का बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, सभी लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पंतनगर उधम सिंह नगर में भव्य कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किसानों ने फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मेलन स्थल पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग सीएम धामी को सुनने पहुंचे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब मिलेट, एप्पल और कीवी मिशन के माध्यम से कृषि को नई दिशा दी जा रही है। साथ ही कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक और मूल्यवर्धन की पहल से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ नवीन फसलों की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसकी आमदनी और जीवन स्तर दोनों बेहतर हो रहे हैं। किसानों के सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान हर प्रकार से विकसित हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। हम सभी जानते हैं भारत अनादिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं और हमारे पर्व त्योहार किसानों के आसपास और उनके पर्व निर्धारित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतो नाम जीव नाम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि मानव जीवन का आधार है। इसलिए आज हमारे करोड़ों किसान इस विचार को आधार मानकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैं यदि अपना निजी भाव बताऊं, जैसे अभी कृषि मंत्री जी ने और अन्य हमारे लोगों ने यहाँ पर मुझे ये स्मरण कराया कि पिछले कुछ दिनों पहले का एक चित्र मुझे भेंट किया। मुझे पहले की स्मृतियां फिर से ताजा हो गई। मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए खेती करना एक देव उपासना जैसा है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी जवान भी थे, भारतीय सेना के सैनिक भी थे और एक किसान भी थे। खेतों द्वारा लोगों का पेट भर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी सच में शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अलौकिक है। यही कारण है कि मैं आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूं और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव में खेती करने भी जाता हूं। आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत हल भी जोता है, पटेला भी लगाया है, फावड़े से मेढ़े भी बांधी हैं, अनेक बार क्यारियां भी बनाई हैं। अब के समय में तो मैं देखता हूं कि अब उस प्रकार की कक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे समय में एक कृषि की क्लास भी होती थी, एक कृषि की भी कक्षा होती थी और उसमें सही प्रकार से ठीक प्रकार सा प्रशिक्षण शिक्षण उस समय में होता था। और मैं बताऊं तो खेती से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही ये मुझे अपनी जमीन से भी जोड़े रखती है और हमेशा ये जमीन के साथ आपके जुड़ाव का स्मरण कराती है। माटी से जुड़ाव मुझे सदैव मेरे अस्तित्व, मेरे वांछित कर्म और मेरे कर्तव्य का बोध कराता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस विचारधारा और उस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। वर्ष 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना सशक्तिकरण हुआ वह अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मत है कि किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है और इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार
किसानों की दशा सुधारने, कृषि नीतियों को किसान केंद्रित बनाने का कार्य कर रही है। सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारे देश के किसानों को भी मिलनी चाहिए। हमारे देश के कृषि कार्य करने वालों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा न केवल सुगम हो बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी लगभग 9 लाख के करीब अन्नदाताओं को ये सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत भी मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए समर्पित एवं संकल्पित होकर कार्य कर रही है, निरंतर निर्णय ले रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुफ्त करने का काम भी किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार देहरादून और मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा ने रामपुर तिराहा पहुंचकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आंदोलनकारियों की सहायता करने वाले पंडित महावीर शर्मा की भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को सम्मानित किया। करण बाहरा ने कहा कि रामपुर तिराहा उत्तराखंड के बलिदान और संघर्ष की यादगार है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 150 वर्ष पूरे होने पर गूंज सुनाई दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों में सुबह 10 बजे सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह की मौजूदगी में अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रगीत का गायन किया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की एकता और सम्मान का प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय के जय घोष के साथ हुआ है।
तो इधर लक्सर में राय बहादुर नारायण शुगर मिल में पेराई सत्र 2025-26 की विधिवत शुरुआत आज नारियल फोड़कर पूजा अर्चना के साथ की गई। इस अवसर पर खानपुर विधायक उमेश कुमार और शुगर मिल के जीएम एसपी सिंह ने सबसे पहले शुगर मिल में पहुंचे किसानों का सम्मान किया। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी, गन्ना विभाग के अधिकारी, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सुचारू संचालन और किसानों की भलाई की कामना की है। भाई आज मिल चलाने का शुभारंभ हुआ है और मिल किसानों का होता है, शुगर मिल। और मैं शुगर मिल को एक जो है ना किसानों की सेवा का माध्यम मानता हूँ और सेवा करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा। ये पेराई सत्र जो शुरू हुआ है, मैं अपने सारे किसान परिवार वालों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मील है ये किसानों का मील है और हमारी किसान जनता ने हमें यहाँ पे चुनकर मुझे चेयरमैन बनाया है, तो मैं उन्हीं के अनुसार उन्हीं की जो सुख सुविधाएं होंगी, जो उन्हें चाहिए होगा, जिस तरीके से वो चाहेंगे मील चलवाना, उस तरीके से ही चलाया जाएगा। अगर उनकी सुख सुविधा में कोई दिक्कत आएगी तो जीएम साहब से बात की जाएगी और उनकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी 2 दिन पूर्व मुझे अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है और जैसे कि आपको पता है कि हमारा रेट पहले भी यूपी से ज़्यादा रहा है और इस बार भी अधिक ही रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि यूपी का रेट बढ़ गया और हमारा नहीं बढ़ेगा। बहुत जल्दी हमारी सरकार हम सब किसान भाइयों को खुशखबरी देने वाली है। हमें किसानों को पलकों पर बिठाया जाता है, उनके बिजली के बिल भी माफ किए जाते हैं, उन्हें बिजली मुफ्त भी दी जाती है, उन्हें बीज भी मुफ्त दिया जाता है और हर प्रकार का सहयोग सरकारें उनका करती हैं। हरिद्वार जनपद 80% किसान बाहुल्य है, उधम सिंह नगर 80% किसान बाहुल्य है। अगर हम 13 जनपद में से 2 जनपद के किसान जो 80% राजस्व दे रहे हैं उनका भी ध्यान नहीं रख सकते तो ये पीड़ादायक है। सरकारों को इसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड के। तो इधर विकासखंड कोटाबाग मुख्यालय में ग्राम पंचायत पतलिया के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सांकेतिक भूख हड़ताल की है। दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को दोनों पक्षों ने ज्ञापन सौंपा है। आरटीआई कर्ता कमल बोहरा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जबकि तरुण कुमार के नेतृत्व वाले दूसरे पक्ष ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। मामले में दोनों ओर से विवाद जारी है। में और ग्राम सभा पतलिया में वर्षों से कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही है। कई प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार में कई अधिकारी रोजगार सहायक लिप्त हैं और पिछले 3 महीने पहले हमने खंड विकास अधिकारी जी को और अभी कुछ समय बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी को पत्र दिया था। उसके बाद भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं की जा रही है, ना ही इस मामले को किसी जांच हो रही है। तो हमारी यह मांग है इस मामले की निष्पक्ष अधिकारी जी द्वारा यह प्रेषित किया जाँच में उपस्थित हुई गई हैं। वो विकासखंड जांच को प्रभावित करने का और अधिकारियों पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है और ये जब जांच अधिकारी इन्हें ब्लॉक में बुलाते हैं, लोकपाल महोदय बुलाती है, तब ये ब्लॉक में नहीं आते हैं और आज ये धरने में बैठे हैं। मैं ये धरने का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इस धरने की विधिवत जो जांच चल रही है उसकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई में हम दोषी पाए जाते हैं तो उस सजा के भुगतान हम खुद करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून जैसे शांत शहर में विदेशी नस्ल के खूंखार कुत्ते अब लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। रॉटविलर और पिटबुल जैसी आक्रामक नस्लों के हमलों ने शहर की शांति और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में जाखन इलाके में एक रॉटविलर ने ऑटो चालक को अपना शिकार बना दिया। इससे पहले इस क्षेत्र में 2 रॉटविलर ने एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह घायल कर दिया था। दोनों ही कुत्ते बिना पंजीकरण के पाले गए थे। नगर निगम के आंकड़े के अनुसार देहरादून में फिलहाल 300 से अधिक खूंखार नस्लों के कुत्ते पंजीकृत हैं, जिनमें रॉटविलर, पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग और डोबरमैन प्रमुख हैं। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है, क्योंकि कई लोग बिना पंजीकरण के इन विदेशी नस्लों को पाल रहे हैं। पिछले 7 महीनों में सिर्फ 12 नए पंजीकरण हुए, जबकि बड़ी संख्या में अवैध रूप से पाले गए कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। देहरादून जैसे शांत शहर में विदेशी नस्ल के जो खूंखार कुत्ते हैं उनकी दहशत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें रॉटविलर और पिटबुल, ये दोनों ही कुत्ते ऐसे हैं जो आक्रामक नस्लों के हैं और लगातार इसके हमले से जो है शहर के लोग भी कहीं ना कहीं भयभीत नजर आ रहे हैं और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं ने जो है साफ कर दिया है, क्योंकि लगातार जो झूठी शान के लिए लोग इनको पाल रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जो शिकारी कुत्ते हैं वो अब सार्वजनिक स्थल पर भी जो है खतरा बनते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अवैध रूप से जो पाले गए कुत्ते हैं
उनकी जानकारी जो है नगर निगम को नहीं दी जाती है। और घटना के बाद अगर बात करें तो नगर निगम लगातार उस पर संज्ञान तो लेता है, लेकिन वो संज्ञान फिर कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद फिर से जो है दहशत लगातार देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जो है लगातार अगर बात करें तो जो ये रॉटवीलर है या फिर पिटबुल है, ऐसे कुत्ते नगर निगम में भी जो है अभी तक पंजीकृत नहीं है। और अगर बात करें तो जो अमेरिकन बुल जैसी, और इसके अलावा अगर बात करें डॉबरमैन, ये सभी जो ब्रीड है इसमें कहीं ना कहीं ये सभी शामिल है और इसकी संख्या जो है लगातार देहरादून में बढ़ती जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं अधिक नुकसान जो है यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो लोग हैं सुबह या शाम को जो वॉक पर जाते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और नगर निगम उस पर संज्ञान जरूर लेता है, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर से जो है व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। देहरादून से कैमरा पर्सन शिवनारायण के साथ अभिनव नायक। तो इधर हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिया गया, जिससे एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई और पूरे कॉलेज का काम प्रभावित हो गया। 2 दिन से बिजली ना होने के कारण छात्र टॉर्च और मोबाइल लाइट में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि कनेक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर था और बिल जमा न करने के कारण इसे काटा गया है। नए कनेक्शन के लिए जल्द आवेदन किया जाएगा ताकि पढ़ाई और अन्य कार्य सुचारू रूप से चल सके। हरिद्वार के एक निजी होटल में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड चैप्टर के उपाध्यक्ष एनएस तोमर, डायरेक्टर तोमर प्रोटेक्शन सर्विसेज और इसके साथ साथ एसपी सैनी और अन्य प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के निदेशक और प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में बिना लाइसेंस चल रही निजी सुरक्षा एजेंसियों और अवैध गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। जो मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि हम सभी सिक्योरिटी ओनर्स मिलके इस सिडकुल एरिया को सुरक्षित रखें और अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करें। कहां कहां हमारी सेवाओं में बेहतरी हो सकती है, उन पॉइंट्स पे हमने विचार करने का सोचा है। और कई लोग जैसे हमारे संज्ञान में आया है कि जो लोग पसारा यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो रेगुलेशन एक्ट है, वो लाइसेंस एक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसके बिना भी काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा कई असामाजिक तत्वों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और उससे जिससे कि हमारी जो सुरक्षा सेवाएं हैं प्रभावित होती हैं। तो हमने उनको कर्टेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी एक योजना बनाई है। अभी वैसे तो प्रदेश सरकार इसके बारे में बहुत चिंतित। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।